मैं कहता हूं तुम इस आदमी को मारने वाले हो, आज ही उसे मार दोगे। उसे जमीन पर गिरा दो पूरी तरह। जब तुम वार करो तो हथियार ऊपर उठाओ, फिर जब तैयार हो जाओ तो नीचे मारो, सीधे शरीर में। मैंने कहा चुप रहो, चुप रहो। ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। इसलिए तुम्हें पूरी ताकत से वार करना होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा था। ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा। मारो उसे। यह युद्ध का समय है और अग्गू और उसका परिवार अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। एक आदमी उन्हें पास की एक दुकान में छिपने को कहता है। वे जल्दी से अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंधेरे में वे सब एक साथ सिमट कर बैठ जाते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वे दुआ करते हैं कि कोई उन्हें न ढूंढ पाए। बाहर गोलियों की आवाज गूंज रही है। सैनिक एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। गोलियां दीवारों को तोड़ रही हैं। अचानक सेना के टैंक से एक गोली दुकान की लकड़ी की दीवार को चीर देती है। सब लोग डर के मारे घबरा जाते हैं। डर के मारे एक आदमी दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। सैनिक उसे और बाकी भागने वालों को गोली मार देते हैं। जो लोग बच जाते हैं उन्हें बाहर घसीट कर लाया जाता है। उन्हें घुटनों पर बैठा दिया जाता है। सैनिक पूछते हैं कि तुम किस पक्ष के लिए लड़ रहे हो? तुम रक्षा बल हो? नहीं, मैं सेक्शन चीफ हूँ। हम लुटेरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पहचान पक्की करने के लिए वे एक स्थानीय औरत को बुलाते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि वह उनकी सच्चाई बताएगी, लेकिन पुरानी दुश्मनी के कारण वह धोखा दे देती है। क्या तुम इन लोगों को जानती हो? मालिक, मालिक, कृपया, यह औरत पागल है। सब जानते हैं। मैं इन्हें नहीं जानती। ये यहाँ के नहीं हैं। ये जरूर विद्रोही हैं। अग्गू का पिता माफी की भीख मांगता है, लेकिन सैनिक नहीं मानते। वे वहीं मौत की सजा सुना देते हैं। समय नहीं बचा है। डर से कांपता पिता अपने बेटों से भागने को कहता है और खुद पीछे रुक जाता है। अचानक गोलियों की बौछार होती है। वह वहीं मर जाता है। अग्गू समझ भी नहीं पाता कि क्या हुआ। उसका बड़ा भाई भी गोली से गिर जाता है। अग्गू उसके पास दौड़ता है, लेकिन एक और गोली उसके सिर के पास से निकल जाती है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपने भाई को छोड़कर जंगल की ओर भागता है। अकेला और दुख से टूटा हुआ अग्गू जंगल में भटकता रहता है। अपने परिवार का शोक मनाते हुए अग्गू आगे बढ़ता है। भूख उसे अंदर से खाई जा रही होती है। चलते चलते उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है। अंदर उसे आटे की एक बोरी और कुछ बर्तन मिलते हैं। वह आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग नहीं जलती। मजबूरी में वह जंगल के पत्ते फल खाने लगता है ताकि भूख मिटा सके, लेकिन उसका शरीर इस खाने को सहन नहीं कर पाता। कमजोर और बीमार होकर वह जंगल में और गहराई तक चला जाता है। अगली सुबह अग्गू अचानक एक गोलीबारी के बीच पहुंच जाता है। वह डर कर एक कोने में छिप जाता है। तभी एक आदमी हाथ में माचिते बड़ा चाकू लेकर उस पर झपटता है। वह अग्गू को पीएलएफ का सैनिक समझ लेता है। विद्रोही उसे पकड़ लेते हैं। उसे बांध दिया जाता है और कपड़े उतार दिए जाते हैं। बाकी कैदियों के साथ उसे खड़ा कर दिया जाता है। कुछ ही देर में कमांडेंट वहां आता है। उसकी नजर अग्गू पर पड़ती है। उसे हैरानी होती है कि इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे है। उसे बताया जाता है कि स्ट्राका नाम के एक लड़के ने अग्गू को पकड़ा था। कमांडेंट अपने दूसरे अफसर 2IC से पूछता है कि इस बच्चे का क्या किया जाए। 2IC उसे टाल देता है। वह कहता है कि यह बच्चा बहुत छोटा है और कोई खतरा नहीं है, लेकिन कमांडेंट सहमत नहीं होता। एक लड़के के भी हाथ होते हैं गला दबाने के लिए और उंगलियां होती हैं ट्रिगर दबाने के लिए। एक लड़का बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, समझे? कमांडेंट अग्गू से पूछताछ करता है कि वह जंगल में अकेला क्यों है। जब अग्गू चुप रहता है तो वह धमकी देता है कि स्ट्राका उसे खा जाएगा। तुम मुझे बता सकते हो, अगर बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो, स्ट्राका भूखा है, वो तुम्हें खा जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डर के मारे अग्गू आखिर बोल पड़ता है। वह बताता है कि सैनिकों ने उसके परिवार को मार दिया और उसे जंगल में भागने पर मजबूर किया। उसे छोड़ने की बजाय कमांडेंट उसमें मौका देखता है। इस बच्चे को मेरे हवाले छोड़ दो। मैं इसे योद्धा बनाऊंगा ताकि यह उस सेना से लड़ सके जिसने तुम्हारे पिता को मारा। क्या तुम यही चाहते हो? तुम्हें हाँ कहना होगा। हाँ सर, हाँ सर। इसके बाद विद्रोही अग्गू को कुछ सामान से भरा एक डिब्बा देते हैं और सब साथ निकल पड़ते हैं। घंटों तक वे जंगल में चलते रहते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। सब लोग पेड़ों के नीचे छिप जाते हैं। जब वे विद्रोहियों के अड्डे पर पहुंचते हैं तो आदमी गाना गाते हैं ताकि अपने लौटने की खबर दें। सबको खाने का राशन दिया जाता है, लेकिन अग्गू को नहीं। वह भूखी आंखों से सबको देखता रहता है। मजबूर होकर वह खाना मांगता है, लेकिन सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बार बार याद दिलाया जाता है कि वह उनमें से एक नहीं है। एक आदमी, जिसे प्रीचर कहा जाता है, अग्गू को एक खाली स्टूल पर चढ़कर सलाम करने का आदेश देता है। बाद में दूसरा कमांडर 2IC सभी नए जवानों को इकट्ठा करता है। वह बताता है कि NRC ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपनी सरकार बना ली है, लेकिन वे उसका साथ नहीं देंगे। उसके अनुसार उनकी असली लड़ाई
उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ है जो अपने देश के संसाधन डॉलर के बदले बेच देते हैं। उन्होंने संविधान पर थूक दिया है, उन्होंने तुम्हारे अधिकारों पर थूक दिया है, उन्होंने तुम्हारे भविष्य पर थूकने की कोशिश की है। वे एनडीएफ हैं और जो भी उनके रास्ते में आएगा वे उसे मार देंगे। अगले दिन कमांडेंट एनडीएफ के सैनिकों को जोश दिलाता है। वह पीएलएफ सैनिकों से बदला लेने की बात करता है जिन्होंने उनकी औरतों पर हमला किया और उनके परिवारों को मार डाला। हमें बदला लेना होगा। हम अपने लोगों की हत्या से खुद को बचाते आए हैं, पहले पीएलएफ से और अब एनआरसी से। वह उन्हें सिर्फ लड़ने के लिए ही नहीं बल्कि रास्ते में दौलत छीनने के लिए भी उकसाता है। हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई हमें दौलत दे, हम खुद जाकर लेंगे। जिन्हें कभी सुना नहीं गया, जिन्होंने अपने परिवार मरते देखे हैं, अब तुम्हारे पास कुछ है, तुम मेरा परिवार हो। उसी दिन बाद में काले कपड़े पहने आदमी नए लड़ाकों की दीक्षा करते हैं। वे अजीब मंत्र बोलते हैं, वे अगू की त्वचा काटते हैं और उसे एक खतरनाक परीक्षा से गुजरने को मजबूर करते हैं। जब वह बाहर निकाला जाता है तो सैनिक कहते हैं कि वह अब नया जन्म ले चुका है। दीक्षा पूरी करने के लिए वे उन पर गोलियां चलाते हैं ताकि उन्हें यकीन दिलाया जा सके कि अब उन पर गोली असर नहीं करेगी। जब गोलियां नहीं लगती, कमांडेंट कहता है कि अब वे अजेय हैं। उस रात एनडीएफ अपनी झोपड़ियों में आग लगा देते हैं और मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं। वे एक पुल पर रुकते हैं और घात लगाने की तैयारी करते हैं। हमले से पहले प्रीचर अगू को अलग ले जाकर चेतावनी देता है कि चाहे कुछ भी हो, चुप रहना। अगर सांप भी काट ले तो बिना आवाज किए मर जाना। कुछ ही देर में संकेत मिलता है कि पीएलएफ का काफिला आ रहा है। एनडीएफ सड़क रोक देता है और भागने से पहले ही मिसाइल दाग देता है। प्रीचर की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह अग्गू से और गोलियां लाने को कहता है। कमांडेंट अपने लोगों को आदेश देता है कि दुश्मन का सामान लूट लो और जो बचा हो उसे बाहर लाओ। एक आदमी को घसीट कर लाया जाता है। कमांडेंट अग्गू को देखता है और कहता है, अग्गू, आज तुम इस आदमी को मारोगे। कैदी घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है, लेकिन कमांडेंट अग्गू को याद दिलाता है कि ऐसे ही लोगों ने उसके परिवार को मारा था। वह एक चाकू लेकर दिखाता है कि कैसे वार करना है। जैसे लकड़ी काटते हो, हाथ ऊपर उठाओ, फिर पूरी ताकत से नीचे मारो, सीधे शरीर में। चुप रहो, चुप रहो। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इसलिए पूरी तरह काटना होगा। अग्गू हिचकिचाता है, उसकी आंखों में दया भर आती है, लेकिन दबाव में वह वार करता है। स्ट्राइकर उसके पास आ जाता है और सब कुछ हाथ से निकल जाता है। अग्गू का दुख गुस्से में बदल जाता है। उसके वार और कठोर हो जाते हैं। जब सब खत्म होता है तो अग्गू भगवान से प्रार्थना करता है। वह मानता है कि उसने सबसे बड़ा पाप किया है, फिर भी अंदर ही अंदर वह खुद को समझाता है कि उसने सही किया। 2IC उसे उसका खुद का सामान देता है और उसे संभाल कर रखने को कहता है। कुछ देर बाद अग्गू उल्टी कर देता है। वह इस नई जिंदगी से बीमार हो चुका होता है। बाद में स्ट्राइकर उसे अपने जूते देता है। यह भरोसे की निशानी होती है। अग्गू उसके बारे में पूछता है, लेकिन स्ट्राइकर सिर्फ इशारों में जवाब देता है। अग्गू सोचता है कि यह लड़का कभी बोलता क्यों नहीं। अगले दिन एनडीएफ मरे हुए लोगों की गाड़ियों में निकल पड़ता है। वे जंगल में रुकते हैं। अग्गू और स्ट्राइकर छुपन छुपाई खेलने लगते हैं, जबकि बाकी लोग शिकार पर जाते हैं। कुछ सैनिक एक चूहे को पकड़कर मार देते हैं, फिर खुशी से गाने लगते हैं क्योंकि आखिर उन्हें खाने को कुछ मिल गया। रात में खाने के समय कमांडेंट बताता है कि युद्ध के बाद उन्हें क्या क्या मिलेगा। अच्छा खाना और सुंदर औरतें। औरतें बहुत सुंदर होंगी, इतनी सुंदर कि जिस जमीन पर वे बैठेंगी वह भी खुश हो जाएगी। कुछ देर बाद 2IC बताता है कि कुछ शरणार्थी मिले हैं और सुझाव देता है कि उनकी जमीन लौटा दी जाए। अगले दिन एनडीएफ एक और गांव पर हमला करता है जो पीएलएफ के कब्जे में होता है। जब हताहत बढ़ते हैं, 2IC मदद के लिए कमांडेंट से गुहार लगाता है। हमारे लोग घायल हो रहे हैं सर, पुल पर ध्यान दीजिए, हम दबाव बढ़ाकर पुल पर कब्जा करेंगे। शांत रहते हुए कमांडेंट अपना नया 3 DVR हेडसेट निकालता है ताकि दुश्मन की जगह देख सके। वह हेडसेट अग्गू को देता है कि वह भी देखे। जब स्ट्राइकर हाथ बढ़ाता है तो कमांडेंट उसे ठंडेपन से नजरअंदाज कर देता है। कमांडेंट अपने आदमियों को जोश दिलाता है और पुल गिराने का आदेश देता है। मैं सिर्फ बहादुरों को ले जाऊंगा, डरपोकों को नहीं और लड़कियों को भी नहीं। नाटक खत्म होते ही वह सबसे आगे बढ़कर हमला शुरू करता है। जैसे ही एनडीएफ आगे बढ़ता है, 2IC अपनी जगह से निकलता है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। लड़ाई बहुत भयानक होती है, लेकिन विद्रोही पीएलएफ सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। उस रात जब अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है, अग्गू मरे हुए सैनिकों की तलाशी लेता है हथियार ढूंढने के लिए, लेकिन उसे हथियार नहीं मिलते, सिर्फ प्रोटीन पाउडर मिलता है। वह उसे लेकर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद स्ट्राइकर इशारे से उसे कमांडेंट के कमरे की ओर बुलाता है। अग्गू चुपचाप अंदर जाता है और रेडियो पर कमांडेंट की बात सुन लेता है। वह अपने बड़े अफसर सुप्रीम कमांडेंट से बात कर रहा होता है। आदेश साफ होते हैं,
दो आईसी को नेता बनाना है और ज्यादा गांवों पर कब्जा करना है, राजधानी की ओर बढ़ना है और जीत का रास्ता तय करना है। तुम जनरल बनना चाहते हो, है ना? हाँ सर। कमांडेंट बिना सोचे हाँ कर देता है। बात खत्म होने के बाद अग्गू आगे बढ़ता है और उसे प्रोटीन पाउडर दे देता है। कमांडेंट उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है कि उसमें नेता बनने की काबिलियत है, लेकिन अग्गू कहता है कि वह सिर्फ एक अनुयायी बनकर ही खुश है। कमांडेंट उसे अपने कमरे में बुलाता है और एक टोपी देता है जिसमें एक ताबीज बंधा होता है। फिर वह अग्गू से एक मदद मांगता है और टोपी के अलावा वह उससे और भी कुछ छीन लेता है। अग्गू लड़खड़ाता हुआ कमांडेंट के कमरे से बाहर निकलता है। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। स्ट्राइकर, उसका इकलौता सच्चा दोस्त, दौड़कर उसके पास आता है और देखता है कि उसे चोट तो नहीं लगी। उसी पल अग्गू समझ जाता है कि स्ट्राइकर कभी बोलता क्यों नहीं। अगली सुबह लड़के शिविर में मुर्गियों के पीछे दौड़ते हैं ताकि रात का खाना पकड़ सकें। अग्गू अकेला रहता है, सबसे अलग। प्रीचर उसका उदास चेहरा देखता है और उसे बुलाता है। अरे लड़के, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। प्रीचर अग्गू के सिर पर एक छोटा सा कट लगाता है और उसमें अजीब पाउडर रगड़ देता है। वह कहता है कि यह किस्मत लाने वाला है। जैसे ही अग्गू उसे लेता है, उसकी दुनिया घूमने लगती है। बाद में कमांडेंट सबको लड़ाई के लिए इकट्ठा करता है। वह बताता है कि अगला निशाना एक ऐसा शहर है जिस पर गद्दारों का साथ देने का आरोप है। वह चेतावनी देता है कि वहां किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। लड़ाई की ओर बढ़ते हुए वे एक बस के पास से गुजरते हैं जो लोगों से भरी होती है, लेकिन उनके ताबीज की वजह से लोग उन्हें देख नहीं पाते। पाउडर के असर में अग्गू को लगता है कि वह अपनी माँ की आवाज सुन रहा है। जैसे ही गांव वाले डरकर भागते हैं, एनडीएफ बिना दया के सबको गोली मार देता है। बाद में स्ट्राइकर और अग्गू एक दूसरे को हल्की मुस्कान देते हैं। कुछ छोटे लड़ाके कमांडेंट की नकल करने लगते हैं। धीरे धीरे अग्गू इस क्रूर दुनिया को स्वीकार करने लगता है और एक बाल सैनिक की जिंदगी में और गहराई से फंस जाता है। बाद में वे एक और गांव पर हमला करते हैं। घरों को तोड़ते हुए अग्गू एक औरत और उसकी छोटी बेटी को देखता है। नशे की हालत में उसे वह औरत अपनी मां लगती है और वह उसे गले लगा लेता है। औरत उसे धक्का देती है और कहती है कि वह उसका बेटा नहीं है। सच समझते ही अग्गू पीछे हट जाता है। तभी सैनिक हंसते हुए औरत पर टूट पड़ते हैं। पास में स्ट्राइकर बच्चे पर हमला करता है। डरा और टूट चुका अग्गू उसका साथ देता है और अंधेरे में और डूब जाता है। दया से भरकर अग्गू वापस कमरे में जाता है और औरत की पीड़ा खत्म कर देता है। दूसरे सैनिक उस पर चिल्लाते हैं कि उसने उनका मजा खराब कर दिया, लेकिन अग्गू चुपचाप वहां से चला जाता है बिना किसी भावना के। क्या तुम्हें लगता है कि अग्गू के अंदर अब भी मासूमियत बची है, या वह पूरी तरह युद्ध की क्रूरता में डूब चुका एक और बाल सैनिक बन गया है? नीचे कमेंट में बताओ। बाद में टाउन हॉल में कमांडेंट देखता है कि बंधकों के मुंह में ग्रेनेड डाले जा रहे हैं। बिना कोई भाव दिखाए वह मुड़कर चला जाता है और कहता है कि सुप्रीम कमांडेंट ने उन्हें बुलाया है। कमांडेंट अपने आदमियों को आदेश देता है कि एक आदमी को जिंदा छोड़ दो ताकि वह जाकर एनडीएफ का डर फैला सके। उन्हें बता देना कि हम आ रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद वह स्ट्राका और अग्गू को अपनी टुकड़ी में शामिल करता है और सुप्रीम कमांडेंट से मिलने निकल पड़ता है। दरवाजे पर वह अपना परिचय देता है। पहरेदार उन्हें अंदर जाने देते हैं। जब वे सुप्रीम कमांडेंट के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो विद्रोहियों से रिसेप्शन में इंतजार करने को कहा जाता है। कमांडेंट पास बैठे एक एशियाई आदमी को शक की नजर से घूरता है। कुछ देर बाद एक सहायक आता है और उस आदमी से कहता है कि गुड ब्लड उसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर कमांडेंट हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सुप्रीम कमांडेंट उसे छोड़कर पहले उस आदमी से मिलेंगे। वे घंटों इंतजार करते रहते हैं, कोई उनकी सुध नहीं लेता। आखिरकार उन्हें एक और कमरे में ले जाया जाता है और फिर से इंतजार करने को कहा जाता है। बेचैन होकर कमांडेंट पानी मांगता है, लेकिन उन्हें सिर्फ सस्ते प्लास्टिक के पैकेट मिलते हैं। उसकी नजर सुप्रीम कमांडेंट की भव्य कुर्सी पर जाती है। वह उसे लालच और जलन से देखता है और फिर नींद आ जाती है। कई घंटों बाद सहायक लौटता है और बताता है कि सुप्रीम कमांडेंट मिलने के लिए तैयार हैं। दादा गुड ब्लड सैनिकों का गर्मजोशी से स्वागत करता है और कमांडेंट के आदमियों को खाने के लिए भेज देता है। सिर्फ 2 आईसी को रुकने को कहा जाता है। सबके जाने के बाद सुप्रीम कमांडेंट योजना बदलने की बात बताता है। राजधानी पर हमला रद्द कर दिया गया है। इसके बजाय कमांडेंट को सुरक्षा प्रमुख बना दिया जाता है और उसकी पूरी टुकड़ी की कमान 2 आईसी को सौंप दी जाती है। कमांडेंट तुरंत समझ जाता है कि यह इनाम नहीं है, बल्कि उसे उसकी जगह दिखाने का तरीका है। 2 आईसी बिना कुछ कहे नई जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, लेकिन कमांडेंट उस पर चिल्लाता है और उसे चुप रहकर बाहर जाने को कहता है। दादा के साथ अकेला रहकर वह गुस्से में कहता है कि उसे नीचे गिराया गया है और वह अपनी वादा की गई दौलत मांगता है। दादा ठंडे स्वर में उसे रोक देता है। एक सैनिक का पहला कर्तव्य आज्ञा है, दूसरा कर्तव्य भी आज्ञा है, तीसरा कर्तव्य भी आज्ञा है। आज्ञा के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। वह उसे याद दिलाता है कि आंदोलन का चेहरा वही है
कमांडेंट नहीं। हार मानकर कमांडेंट आखिरी रात अपने आदमियों के साथ बिताने की इजाजत मांगता है। वह उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जो आधी बार और आधी कोठा जैसी होती है। अंदर उन्हें गुनगुनी बियर दी जाती है। 2 आईसी बाकी लोगों के साथ जाने लगता है, लेकिन कमांडेंट उसे रोक लेता है। वह कहता है कि यह रात उसकी तरक्की के सम्मान में है। कमांडेंट मैनेजर को बुलाकर औरतें लाने को कहता है और 2 आईसी के लिए एक खास औरत मांगता है। थोड़ी देर में औरतें लाई जाती हैं। हर आदमी एक एक चुन लेता है। छोटे लड़कों को अलग छोड़ दिया जाता है। आदमी चले जाने के बाद अगू की नजर एक छोटी वेट्रेस पर ठहर जाती है। उसके मन में जिज्ञासा उठती है, लेकिन तभी एक गोली चलती है। एनडीएफ सैनिक 2 आईसी के घायल शरीर को घसीट कर बाहर लाते हैं। वह अभी जिंदा होता है। वह चिल्लाकर कमांडेंट पर फंसाने का आरोप लगाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। कमांडेंट औरतों की ओर मुड़ता है और कारण पूछता है। एक औरत कहती है कि वह बंदूक से खेल रही थी और गलती से गोली चल गई। 2 आईसी चिल्लाता रहता है, लेकिन कमांडेंट उसे चुप करा देता है और आदेश देता है, सबको मार दो। वह कहता है कि 2 आईसी के शरीर को बाकी औरतों के साथ ले जाया जाए। अगली सुबह अग्गू देखता है कि 2 आईसी दम तोड़ देता है। मरने से पहले वह फुसफुसाता है, सब बेकार था। अग्गू चुपचाप उसकी मौत की खबर कमांडेंट को देता है। कमांडेंट ठंडेपन से जवाब देता है, समय बुरा है, कभी नहीं पता चलता किस पर भरोसा करें। फिर वह अग्गू की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। उस रात विद्रोही 2 आईसी की मौत पर प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, आज हमने अपना साथी खो दिया, उसकी आत्मा को शांति देना, आमीन। कमांडेंट नए 2 आईसी का नाम घोषित करता है और आदमियों से कहता है कि सुप्रीम कमांडेंट के इनाम का इंतजार न करें, खुद अपनी जेब भरें। अंधेरे की आड़ में एनडीएफ जंगल में और आगे बढ़ता है। वे रुककर आराम करते हैं, लेकिन अचानक मिसाइलें गिरने लगती हैं। धमाके पूरे कैंप को उजाड़ देते हैं। ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, जिसमें नया 2 आईसी भी शामिल होता है। चारों ओर बिखरी लाशों को देखकर अगू एक सच्चाई समझ जाता है, जब युद्ध खत्म होगा वह कभी फिर एक बच्चे जैसी जिंदगी नहीं जी पाएगा। वे रात के अंधेरे में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अग्गू जानता है कि बेहतर कल की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अगली सुबह भूख अग्गू और स्ट्राका को जिंदा टिड्डा खाने पर मजबूर कर देती है। वे जंगल में और अंदर बढ़ते हैं, तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं। सब लोग जान बचाने के लिए छिप जाते हैं। जब गोलीबारी रुकती है, कमांडेंट आगे बढ़ने का आदेश देता है। अग्गू चलने लगता है, लेकिन फिर देखता है कि स्ट्राका पीछे रह गया है। वह वापस दौड़ता है और देखता है कि स्ट्राका बुरी तरह घायल है। पूरी ताकत और हिम्मत से चगू उसे उठाकर आगे ले चलता है। वे बाकी लोगों से जा मिलते हैं, लेकिन घंटों बीतने के साथ अगू की ताकत खत्म होने लगती है। वह कहना चाहता है कि अब वह नहीं चल सकता, लेकिन इसके बजाय वह स्ट्राका के पास झुककर धीरे से कहता है कि उसे उसकी माँ का गाना सुनाई दे रहा है। जब स्ट्राका कोई जवाब नहीं देता, अग्गू समझ जाता है कि कुछ गलत है। वह उसे जमीन पर लिटाता है, हिलाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन स्ट्राका हिलता भी नहीं। बाकी लोग पास आ जाते हैं। बिना कुछ बोले वे उसे पत्तों से ढक देते हैं। बाद में अगू प्रीचर के पास ही रहता है, जब वह किसी दिख न देने वाले दुश्मन पर गोली चलाता है। गोलियां कम पड़ने लगती हैं। प्रीचर अगू को और गोलियां लाने भेजता है। अगू सबसे पूछता है, लेकिन किसी के पास एक भी गोली नहीं होती। मजबूरी में वह मुख्य कैंप की ओर लौटता है। रास्ते में अग्गू एनडीएफ की हालत देखता है। नालियों में सड़ती लाशें, बीमार लोग जमीन पर कराहते हुए और हताश लोग मिट्टी खोदते हुए सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। जब वह कमांडेंट के पास पहुंचता है तो बताता है कि उन्हें गोलियों की जरूरत है। कमांडेंट बस गहरी सांस लेता है और मान लेता है कि हालात ऐसे नहीं होने चाहिए थे। फिर खोखली मुस्कान के साथ वह कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि वह उसका पिता है और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं होना था। आखिरकार सब धोखा दे देते हैं, लेकिन तुम नहीं। अगू, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और बेटा हमेशा पिता की रक्षा करता है। अगू कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रीचर गुस्से में आ जाता है। वह बताता है कि उनके पास गोलियां खत्म हो गई हैं और वे यहाँ से जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ सर, बिना गोलियों के मैं दुश्मन को कैसे मारूं? कमांडेंट पलटकर कहता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन प्रीचर आदमियों को उकसाता है। कौन यहाँ रुककर मरना चाहता है? अगर नहीं तो जाकर उसे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। कमांडेंट चेतावनी देता है कि अगर वे पीएलएफ के सामने आत्मसमर्पण करेंगे तो सब कुछ खो देंगे, दौलत, सम्मान, यहाँ तक कि उनके परिवार भी उन्हें अपनाएंगे नहीं। लेकिन एक एक करके अगू को छोड़कर सब कहते हैं कि वे जा रहे हैं। आखिरी विरोध में प्रीचर कमांडेंट पर बंदूक तान देता है, उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि बंदूक में गोली ही नहीं है। उसी पल अगू कमांडेंट की ओर मुड़ता है और अपनी बंदूक उठाता है। कमांडेंट उसकी आंखों में देखता है और उसे ललकारता है, आओ यही मारो। अगू बंदूक नीचे कर देता है। वह मारने से इनकार कर देता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह पीएलएफ के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता है, तो वह धीरे से कहता है,
हाँ, कमांडेंट के चेहरे पर निराशा छा जाती है। वह कहता है कि जब वह फिर उठेगा तो उन्हें बुलाएगा, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक एक करके सभी सैनिक उसे छोड़ जाते हैं, अगू भी। आखिर में कमांडेंट बिल्कुल अकेला रह जाता है। एनडीएफ के लोग पीएलएफ के कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। उन्हें हथियार नीचे रखने का आदेश मिलता है। वे सिर पर हाथ रख लेते हैं और पहरेदार मदद बुलाता है। उस रात आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों की तलाशी ली जाती है कि कहीं छिपे हथियार न हों। फिर उन्हें पहरे में कहीं और ले जाया जाता है। बाद में अगू जागता है और खुद को एक आरामदायक हॉस्टल में पाता है। बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसे युद्ध और उसकी डरावनी यादें कभी थीं ही नहीं। जब शिक्षक आते हैं, बच्चे बाहर जाकर उन्हें नमस्ते करते हैं। कक्षा में अग्गू की टीचर पूछती है कि वह यहाँ कैसा महसूस कर रहा है। अग्गू चुप रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि वह जानता है कि वह अब कुछ समय यहीं रहेगा। फिर भी अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। डरावने सपने उसकी नींद खराब करते हैं, यहाँ तक कि खाना भी उसके शरीर को अजीब लगता है। एक रात पहले एनडीएफ में रहे लड़के अचानक हंगामा करने लगते हैं। वे अपने दर्द को शांत करने के लिए युद्ध के गाने गाने लगते हैं। जब एक स्टाफ सदस्य उन्हें शांत करने की कोशिश करता है तो प्रीचर गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। वह आरोप लगाता है कि खाने में जहर मिलाया गया है, जैसे कि यूएन के पास और कोई काम ही नहीं है सिवाय उन्हें नुकसान पहुंचाने के। प्रीचर जोर देकर कहता है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका कहना है कि देश को अब भी उन जैसे लड़ाकों की जरूरत है। एक रात प्रीचर अगू और बाकी लड़कों को फिर से युद्ध में लौटने के लिए उकसाता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। वे दोबारा उस डर और हिंसा में लौटना नहीं चाहते जो वे पहले ही झेल चुके हैं। इस बीच एक और लड़का रैंडी प्रीचर के साथ जाने का फैसला करता है। अगले दिन अगू अपनी टीचर एमी के साथ थेरेपी सेशन में बैठता है। उसकी नजर से असहज होकर अगू कहता है कि वह उसे घूरना बंद करे। एमी समझाती है कि यही तरीका है सामान्य बातचीत करने का। अगू को उस पर गुस्सा आता है। उसने युद्ध देखा है, लेकिन एमी ने नहीं। मैं बूढ़े आदमी जैसा हूँ और वह छोटी लड़की जैसी, क्योंकि मैंने युद्ध लड़ा है और वह युद्ध को जानती भी नहीं। एमी धीरे से पूछती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगू बताता है कि वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। जब एमी पूछती है कि वह अपना भविष्य कैसा देखता है, तो अगू आखिरकार दिल खोल देता है। वह मानता है कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं और उससे भी बुरा देखा है, लेकिन अब वह बस खुश रहने का एक मौका चाहता है। वह कहता है कि अगर वह उसे सब कुछ बता दे तो वह उसे एक राक्षस समझेगी। यह भूल जाएगी कि कभी उसका भी एक परिवार था जो उससे प्यार करता था। कुछ समय बाद एक छोटा सा चमत्कार होता है। बहुत लंबे समय बाद अगू खुद को फिर से एक बच्चा बनने देता है। धूप से भरे समुद्र तट पर वह दौड़ता है, हंसता है, खेलता है, कम से कम कुछ पल के लिए युद्ध की परछाई से मुक्त। यह मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा युद्ध फिल्मों में से एक है। इद्रिस एल्बा ने कमाल की अभिनय किया है और सच कहूं तो उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए था। इस फिल्म को और भी डरावना बनाता है यह तथ्य कि बाल सैनिकों की ट्रेनिंग वाले दृश्य सिएरा लियोन और लाइबेरिया की सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। यहाँ तक कि पृष्ठभूमि में दिखने वाले कई कलाकार खुद पहले बाल सैनिक रह चुके थे, जिससे फिल्म और ज्यादा सच्ची और असरदार बन गई। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें यह फिल्म कैसी लगी और यह भी बताओ कि अगली बार तुम किस युद्ध फिल्म पर वीडियो देखना चाहोगे। देखने के लिए धन्यवाद।